आखिर हम इस समय मार्केट के किस साइकिल में हैं? क्या ये एक नॉर्मल मार्केट साइकिल है? आज की डेट में जो न्यूज़ है ज़्यादातर नेगेटिव है। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, इंडियन इक्विटीज को आप कहाँ पे देख रहे हो? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच यू थिंक कि अगले 5 साल में मार्केट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले सो हैं? ये फैक्टर्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है डोमेस्टिक फैक्टर्स और एक है इंटरनेशनल फैक्टर्स। What has changed after 2024? वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन मार्केट्स। तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आप कौन सा देख रहे हो जिसको शायद अभी भी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है एंड विच माइट बिकम अ डिटरेंट फैक्टर गोइंग Correct. फॉरवर्ड? फाइन एडजस्टमेंट्स इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। FIC इसके लिए नहीं आएगा क्योंकि टैक्स है कि नहीं है। ऐसे में आप कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे तो इन दोनों चीज़ों में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? मिठाई का एक सेल्फ लाइफ होता है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो बिगड़ जाता है। करेक्ट। अगर ये हमको समझ आ रहा है तो स्टॉक का भी एक सेल्फ लाइफ होता है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो आपने जैसे एक चीज़ बोली कि AI और सेमीकंडक्टर्स वगैरह में हम लोग थोड़ा लैग कर गए, वो चीज़ नहीं कर पाए, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए या हम वाज दिस अ कोडेक मोमेंट फॉर अस कि हमने उसको नज़रअंदाज करा सब कुछ देखते हुए भी कि ऐसा कभी इतना हो नहीं पाएगा? द फैक्ट ऑफ द पॉइंट वॉज कि इंडिया महंगा था। और क्या AI एक सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल है? द आंसर इज यस। बट यू नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच है। Yes. मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बैठ भी नहीं सकते और रोज़ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि जनरली गलतियाँ किस साइड होती हैं, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म पे या एक्सट्रीम पेसिमिज्म? वही ग्रिड में वापस चले जाइए। न्यूज़ अच्छी है, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म और रिएक्शन अच्छा है तो आप टिके रहिए। जी। एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म में और रिएक्शन बुरा है तो आप वहाँ पे मत पार्टी कीजिए। In the next 5 years, what are the biggest or most important changes that you see? नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं आज की पॉडकास्ट पे। हर बुल रन में इन्वेस्टर्स को लगता है कि इस बार कुछ तो अलग है और हर करेक्शन में इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अच्छे दिन शायद कभी आएंगे ही नहीं। सच तो ये है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में कभी चलते ही नहीं है, ये अलग अलग साइकिल से गुजरते हैं। सबसे पहले आती है ग्रोथ, ग्रोथ से क्रिएट होता है ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म के बाद आता है एक्सेस, एक्सेस के बाद फियर और फियर के बाद फिर रिकवरी। तो आखिर इन्वेस्टर्स कैसे समझें कि मार्केट्स इस समय किस साइकिल में है, हेडलाइंस की नॉइज से कैसे बचा जाए और किस तरीके से ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करी जाएं जो ज़्यादातर मार्केट साइकिल्स में वर्क कर सकती हो। इसके साथ ही आता है फाइनेंशियल मार्केट्स का सबसे बड़ा एस्पेक्ट, म्यूचुअल फंड्स, आपकी एसआईपीज जहां एक तरफ हमें बहुत बड़े रिटर्न्स के सपने दिखाती हैं, वहीं जब हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करने चलते हैं तो प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। क्यों ना इन सारे सवालों के जवाब पूछे जाएं एक ऐसे एक्सपर्ट से जिन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कैपिटल मार्केट्स में अपने MBA किया और आज किसी भी AMC में भारत के यंगेस्ट को फाउंडर एंड CEO हैं। मैं वेलकम करता हूं श्री विराज गांधी का। विराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट एंड टेकिंग योर टाइम आउट। थैंक यू वेरी मच मुझे अपना ये चांस देने के लिए टू एक्सप्रेस माय व्यू। द प्लेजर इज ऑल माइन। तो आज हम शुरुआत करते हैं उसी सवाल से जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि आखिर हम इस समय मार्केट के किस साइकिल में हैं। अगर इस समय मार्केट्स को देखा जाए तो वोलेटिलिटी करीब 1.5-2 साल से बनी हुई है और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हो? क्या ये एक नॉर्मल मार्केट साइकिल है या डीप डाउन कुछ बबल जैसा या स्कैम जैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेवलप हो रहा है यहाँ पे? सो मार्केट को समझने के लिए हमको ये एक ग्रिड को समझना पड़ेगा। मेरे जो स्टॉक मार्केट के गुरु हैं वो लोग ने मुझे और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसने अगर मुझे ये सब कुछ निचोड़ के आपको सब कुछ एक 4 पॉइंट में बताना है, सो आपको ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा कि फ़िलहाल मार्केट में न्यूज़ क्या है और इम्पैक्ट क्या है। सो लेट मी एक्सप्लेन। अगर न्यूज़ पॉजिटिव है और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, भले वो स्टॉक हो या मार्केट हो, तो ये रिस्क ऑन मार्केट है। ये मार्केट आपको पैसा कमा के देगा। अगर न्यूज़ पॉजिटिव है बट रिएक्शन नेगेटिव है तो ये रिस्क ऑफ मार्केट है, इससे आपको बचना चाहिए। लेट्स कम टू द सेकेंड साइड। अगर न्यूज़ नेगेटिव है और रिएक्शन नेगेटिव है तो ये डेफिनेटली स्टे अवे मार्केट है, ये रिस्क ऑफ मार्केट है, इसमें आपको कैपिटल बचाना चाहिए। बट अगर न्यूज़ अपने अराउंड नेगेटिव है बट मार्केट का रिएक्शन पॉजिटिव है तो मार्केट बॉटमिंग आउट साइन दिखा रहा है, इसमें आपको रिस्क लेना चाहिए और आपको यहाँ से पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। सो अगर ये ग्रिड में अगर मैं आपसे पूछूं, आज की डेट में जो न्यूज़ है इंडिया के अराउंड, जियोपॉलिटिक्स है, क्रूड है, गोल्ड और सिल्वर का जो इतना शोर शराबा है, ये न्यूज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आई थिंक न्यूज़ जो है इसमें काफ़ी मिक्स्ड है।
क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव है, ज्यादातर नेगेटिव है। क्रूड वापस 90 होने आ गया हाँ। है, डॉलर 97 होने आ एंड गया द है, वॉर स्टार्टेड वॉर स्टार्टेड अगेन। बट फिलहाल मार्केट रेजिलियंस दिखा रहा है कि मार्केट करेक्ट हो रहा है। काफी रेजिलियंस दिखा रहा है मार्केट। दिस शोज दैट दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज एंड दिस इज अ रिस्क ऑन मार्केट। इसके लिए आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। यहाँ से मार्केट ज्यादातर देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी के मार्केट अच्छा करेगा, नहीं कि बुरा करेगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इंसाइट। आपने जो इंडिकेटर्स बताए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, उससे कोई भी इन्वेस्टर इस बात को ट्रैक कर सकता है कि हम किस साइकिल में, एंड द डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी सिंपल। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, इंडियन इक्विटीज़ को आप कहाँ पे देख रहे हो? मतलब क्या फैक्टर्स हैं जो इसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे? जो भी हमारी इस समय अनसर्टेनिटीज चल रही है सेटल डाउन तो होंगी, उसके बाद जैसे अर्निंग्स ग्रोथ है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी है, ग्लोबल लिक्विडिटी है, इंटरेस्ट रेट, वैल्यूएशंस, तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच यू थिंक कि अगले 5 साल में मार्केट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करने वाले सो हैं? ये फैक्टर्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक है डोमेस्टिक फैक्टर्स और एक है इंटरनेशनल फैक्टर्स। बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर फिलहाल इक्विटी के फेवर में नहीं है, जैसे इंटरेस्ट रेट है, जैसे अपना करेंसी रेट है, ये सब अपने फेवर में नहीं है इन्वेस्टमेंट के। बट क्या डोमेस्टिक बहुत सारे फैक्टर्स हमारे फेवर में? द आंसर इज यस। अगर आपने देखा होगा कि लास्ट 3 से 5 साल में इंडिया वाज रनिंग ऑन वन इंजन विच वाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत हद तक ठप था। बट अगर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा लास्ट 6 से 9 महीने में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज पिकिंग अप। और बैंक्स का भी अगर आपने देखा होगा कि बाहर से जाके एफसीआई डिपॉजिट ले रहे। क्यों ले रहे? क्योंकि उनके पास लोन के रिक्वायरमेंट्स है बट उनके पास डिपॉजिट्स नहीं है। सो दे आर गियरिंग अप फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years इन इंडिया। जब ये दोनों इंजन एक साथ फायर करेगा ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आई थिंक इंडिया का जीडीपी वापस 8% के ऊपर होगा। गवर्नेंस स्टेबल है, गवर्नमेंट स्टेबल है, पॉलिसीज अच्छी चल रही है, इंटरनल ग्रोथ अच्छा है, इन्फ्लेशन हाथ से गया नहीं है, यू नो। सो देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट आवर इकोनॉमी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सब कुछ होते हुए इंडिया वाज द मोस्ट लव्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बिटवीन 2010 एंड 2024। वो 10 से 14 साल इंडिया वाज द प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। सो व्हाट हैज चेंज्ड आफ्टर 2024? सो 2024 के बाद क्या हुआ? जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड था वो था एआई, सेमीकंडक्टर और बहुत हद तक यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिडर्ड बाय मोबाइल एंड टेलीविजन। ये तीनों चारों ट्रेड में इंडिया एब्सेंट था। इंडिया ना ही एआई में आगे था, इंडिया ना ही सेमीकंडक्टर में आगे था। एंड ऑल्सो ये जो सबसे बड़ा रैली आया जो मैं आपको बोल रहा हूँ 2020 से 24 के बीच में, हम थोड़ा हेड ऑफ द टाइम चले गए, हम थोड़ा एक्सपेंसिव हो गए और बाकी के सब कंट्री थोड़ा सस्ती हो गई और अट्रैक्टिव हो गए। सो वो ट्रेड होने लगा। प्लस वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो 2 साल का कंसोलिडेशन फेज अब इंडिया जिसके बाहर आने का ट्राई कर रहा है, ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। ओके। हमेशा जैसे आपने शुरुआत में समझा है कि पहले यू नो आपका अर्निंग्स आता है, फिर आपका यू नो यूफोरिया आता है, फिर ऑप्टिमिज्म के बाद आपका यू नो अल्फा जनरेट होता है मार्केट में, फिर मार्केट करेक्ट होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर वापस। सो वी आर एक्चुअली एट द ट्रफ ऑफ कंसोलिडेशन फेज, जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये कंसोलिडेशन फेज में आप जो पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे 8 से 5-10 साल के लिए, आई थिंक दैट वेल्थ विल अगेन बी जनरेटेड बैक इन इंडिया, क्योंकि इनहेरेंट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। मतलब हमारा अपना नैरेटिव इज स्टिल देयर, जो हमारा ग्रोथ चल रही है, जो हमारी स्टोरी में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपने जैसे एक चीज बोली कि एआई और सेमीकंडक्टर्स वगैरह में हम लोग थोड़ा लैग कर गए, वो चीज़ नहीं कर पाए, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए, या हम वाज इट अ कोडेक मोमेंट फॉर अस कि हमने उसको नज़रअंदाज करा सब कुछ देखते हुए भी कि ऐसा कभी इतना हो नहीं पाएगा? सी नैरेटिव्स दुनिया में बहुत होते हैं। द फैक्ट ऑफ द पॉइंट वाज कि इंडिया महंगा था, और जब आप महंगे होते हो तो गलतियां अलाउड नहीं है। हाँ, और वजह कुछ भी बन जाती है। वजह कुछ भी बन सकती है। ओके। आज सेमीकंडक्टर है, कल एआई है, फिर कुछ और है, फिर ऑयल का शॉक है, वजह कुछ भी हो सकती है। अगर हम सस्ते होते तो गलतियां माफ होती, बट अगर हम महंगे हैं तो गलतियां अलाउड नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस प्राइस एंड टाइम करेक्शन फॉर द पास्ट 2 years, ऑलमोस्ट 2 years। सो अब वो बहुत जरूरी था। अब रीजनेबिलिटी पे आ चुका है वैल्यूएशन, यू नो मीन रिवर्ट कर रहा है वैल्यूएशन, जो एक्सेस हो गया था। एंड दूसरा चीज ये है, खाली इंडिया को स्टैंडअलोन नहीं देखना चाहिए, बाकी जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन थे अब वो भी महंगे हो गए। ओके। सो मनी इज फंजिबल बाय नेचर, सो पूरे दुनिया का पैसा घूमता है।
तो मतलब इस समय जो मार्केट की सिचुएशन है, लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन मार्केट्स, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आप कौन सा देख रहे हो जिसको शायद अभी भी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है एंड विच माइट बिकम अ डिटरेंट फैक्टर गोइंग फॉरवर्ड? करेंसी। करेंसी को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, लेट्स से आप एक एफआई हो, आप $1 लेके इंडिया में आए और आपने एक कंपनी का शेयर लिया आज से 4-5 साल पहले 80 रुपए में। Correct. आज वो $1 वापस लेके जाने के लिए आपको कंपनी का प्राइस 97 चाहिए, 96 चाहिए। दैट इज लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए Profit मतलब capital फिर gain- भी 20% ऊपर, वो हाँ मतलब वो कंपनी 20% ग्रो भी करे तो आप डॉलर टर्म्स में न्यूट्रल लेवल पे हो। न्यूट्रल, और लेकिन जो कैपिटल गेन जब आप फीचर इन कर लोगे तो शायद लॉस में ही चला जाएगी तो चीज़। वो कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल। अगर वो अट्रैक्ट करना है हमें और हमें को आगे बढ़ना है तो हमको करेंसी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ पूछूं मैं आपसे कि फाइन एडजस्टमेंट्स इन द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और मे बी इसको एलिमिनेट करना दैट माइट बी एन आंसर टू दिस प्रॉब्लम, एक पार्शियल आंसर। सी हम लोगों को इंडियंस को ये आदत है कि ये कम कर दो, ये कर दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एफआई सिर्फ इसके लिए नहीं आएगा क्योंकि टैक्स है कि नहीं है, एफआई तब भी आया था जब टैक्स था, और आज के डेट में आप कम करोगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो भाग के आ जाएंगे। सो उनको लाने के लिए हमारा जो करेंसी का आर्बिट्राज है विद द यूएस करेंसी एंड द वर्ल्ड, यूएस, जापान, ये सब जगह से पैसा दुनिया में इन्वेस्ट होता है, उनके साथ जो करेंसी आर्बिट्राज है, प्लस आपको ये देखना है कि क्या ग्रोथ इतना है कि उनका अट्रैक्शन यहाँ पे है और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। ये सब का एक कॉम्बिनेशन चाहिए उनको यहाँ पे लाने के लिए। बट अगर आपको कुछ ट्रिगर चाहिए, जैसे आप बोल रहे हो कि इमीडिएटली क्या होगा कि जिसकी वजह से उनका ध्यान इंडियन इकोनॉमी पे गिरेगा, तो दिस कैन बी वन ऑफ द ट्रिगर्स, बट दिस कैन नॉट बी द ओनली ट्रिगर। गोइंग फॉरवर्ड तो यू विल नीड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यस, यू नीड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मतलब आई थिंक इसका जिस्ट ये है कि हमेशा इंडियन इकोनॉमी हमेशा बहुत अट्रैक्टिव नहीं रह सकती, वैल्यूएशंस पे ध्यान देना ज़रूरी है, एंड अगर ग्लोबली कुछ टेक्नोलॉजीज या कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसके साथ भी चलना बहुत 2020 इंपॉर्टेंट से है। 2024 के बीच में टैक्स रेट हाई था कम था आपके हिसाब से? टैक्स तो ठीक उतना ही था। फिर भी पैसा फिर भी आता था। बिल्कुल बिल्कुल, एंड उस समय तो काफ़ी फ्रेंजी क्रिएटेड थी, वेदर इट इज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। सो ये सब दुनिया में नैरेटिव्स होते हैं, और वो नैरेटिव्स में फिलहाल इंडिया न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव जोन में। जी, जब वो नैरेटिव चेंज होगा तो लोगों को टैक्स से ज़्यादा इनकम दिखेगा, और जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक उनको अट्रैक्ट करना भारी है। तो अगर इस नैरेटिव की बात करें तो इस समय जैसे इलेक्शंस हैं, टैरिफ्स हैं, वॉर्स, क्रूड प्राइसेस हैं जो आपने भी बोला, और इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट्स हैं, तो इस तरह के जो डेली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी लगातार चल रही है, कोई ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी हम अचीव कर गए, तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या कम ध्यान दे रहे हैं इन चीज़ों पे? वी नीड टू कंसिडर सम अ लॉट मोर ऑफ दीज फैक्टर्स। सो व्हाट डू यू थिंक, मतलब इन्वेस्टर्स इस समय इन चीज़ों को कैसे प्राइस इन करें? सो पहले क्या होता था, पहले एक इवेंट 2-2 साल में होता था, अब एक साल में 10-10, 12-12 इवेंट हो रहे हैं। जी, सो साइकिल्स जो मार्केट की ना शॉर्ट होने लगी है, फास्ट होने लगी है, और बहुत वॉलेटाइल होने लगी है, एंड एवरी इम्पैक्ट, भले वो क्रूड का हो या डॉलर का हो या जियोपॉलिटिक्स का हो, वो बहुत फास्ट डिस्काउंट हो रहा है मार्केट में, बिकॉज आप जैसे कुछ सोचो उसके पहले कुछ हो रहा है, आप जैसे कुछ सोचो उसके पहले कुछ और हो रहा है, और उसके वजह से ना इकोनॉमिक्स बहुत चेंज हो रहा है। सो Correct. हर इवेंट के बाद आपके इवेंट के पहले के विनर्स और इवेंट के बाद के विनर्स हमेशा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उनका इकोनॉमिक्स चेंज हो जाता है, बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है। जैसे क्रूड शॉक की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर बहुत सारी कंपनीज है जिसका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया ओवरनाइट। सो अल्टीमेटली जो आप बोल रहे हो, मार्केट का साइकिल अब शॉर्ट होने लगा है और फास्ट होने लगा है, वी हैव टू स्टार्ट एडेप्टिंग टू इट। तो इन सब चीज़ों के बीच में आपने पहले भी वो 4 पॉइंटर्स दिए कि हम मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है और जो रिएक्शन है उसके बेस पे हम काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि मार्केट के साइकिल में और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे में आप कुछ और थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे बिटवीन टेम्पररी नॉइस और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को, अगर कोई चीज़ चेंज कर सकती है तो इन दोनों चीज़ों में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल्स हैव बिकम शॉर्ट। 20 साल से जो मैंने कैपिटल मार्केट में सीखा है, स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, ये एक चीज़ हमेशा मैंने सीखा है कि बहुत लॉन्ग टर्म
और बहुत लॉन्ग टर्म टारगेट और बहुत लॉन्ग टर्म फंडामेंटल देख के इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्की चीज़ है। ओके यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ अ नियर टर्म विजिबिलिटी, देन एक्सटेंड इट टू अ मीडियम टर्म विजिबिलिटी, और जैसे जैसे आगे आते हो वैसे वैसे आप आगे का एस्टिमेट करो तो बेटर होगा। तो इसका थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हो, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की ड्यूरेशंस कैसे? क्या होता है, फॉर एग्जांपल, अगेन एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर, मैं ना ही कुछ लेने बोल रहा हूँ ना ही कुछ बेचने बोल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक इंडस्ट्री का, ताकि मैं आपको एक समझा पाऊँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से किसी ने लॉन्ग टर्म में 2020 में आईटी लिया है, इंडियन आईटी। 2020 कोविड के बाद आईटी का हीरा था, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि घर पे से भी काम करना पड़े तो, एंड आईटी स्टार्टेड डूइंग ब्रिलियंट। बट 2023-24 से जब से वो एआई का ट्रेड शुरू हुआ है, तब से आईटी डाउन टर्न में। सो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करके बैठे हो तो 2020 में आईटी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बट कम 2024 यू शुड हैव रिवाइज्ड योर टारगेट्स फॉर आईटी एंड यू शुड हैव टेकन अ व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। सो येस, आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के हिसाब से ज़रूर देखोगे, बट आपका जो रिविजन है पीरियड हैज़ टू बिकम शॉर्टर एंड फास्टर, ताकि उसके फंडामेंटल को अगर कुछ इम्पैक्ट कर रहा है तो आपका डिसीजन भी वो हिसाब से इम्पैक्ट हो सके। करेक्ट। तो मतलब कि जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, वेदर यू आर सिलेक्टिंग स्टॉक्स और व्हाटएवर, तो यू हैव टू टेक दिस व्यू कि 2 से 3 साल में रीबैलेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है उस चीज को। उससे फास्ट भी हो सकता है। सो टाइम मत रखिए दिमाग में। मैं बोल रहा हूँ कि आप एक व्यू लेके चलिए एक पर्टिकुलर कंपनी पे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, और आप उसको ट्रैक करते रहिए कि क्या वो व्यू आज भी इंटैक्ट है कि नहीं। सो एक थीसिस पे आपने कुछ खरीदा है, देन यू हैव टू कीप टेस्टिंग एंड रीक्वेश्चनिंग दैट थीसिस एवरी टाइम टिल द टाइम द थीसिस इन प्ले। आप इन्वेस्टेड रहिए। जैसे ही आपका थीसिस क्वेश्चन में आता है और आपका थीसिस चेंज होता है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट का तरीका और होराइजन चेंज करना पड़ेगा। सो एआई को आप कैसे देख रहे हो? इज इट अ टेम्पररी नॉइज और इट कैन कॉज सम स्ट्रक्चरल चेंजेस? इट हैज ऑलरेडी चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ चुका है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगा। बट अगर आप मुझे पूछो कि क्या एआई एक ह्यूमन बीइंग को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है, द आंसर इज नो। और क्या एआई एक सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल है, द आंसर इज यस। लेट्स से इफ आई हैव टू एड्रेस माय एम्प्लॉय कि क्या उनको एआई की वजह से, आई थिंक आपका क्वेश्चन उसी तरफ है कि क्या आपको डरना चाहिए आपके जॉब सिक्योरिटी के लिए। लेट मी टेक इट हेड्स ऑन एंड आंसर दिस, कि अगर आप ये एग्जांपल समझ सको तो इट विल बी हेल्पफुल। कि जो गेम ऑफ क्रिकेट है, ये चेंज हो चुका है फ्रॉम द गेम ऑफ एवरेजेस टू द गेम ऑफ स्ट्राइक रेट। पहले हम एवरेजेस की बात करते थे, आज हम इम्पैक्ट प्लेयर, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे और अगर आपने अभी रिसेंट मैचेस देखा होगा, तो इंडिया के 2 स्टैंड आउट प्लेयर हैं जो एवरेजेस पे बहुत अच्छे थे, बट आज उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ। दे हैव एडॉप्टेड टू द चेंज, और आप उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हो। बट थोड़े प्लेयर्स ऐसे हैं कि आज भी एवरेजेस पे खेलना चाहते, दे आर नॉट हैविंग अ प्लेस इन द टीम। सो कोई भी चीज़, कोई भी सेक्टर में, ये खाली यहाँ पर या इन्वेस्टमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी नया इनोवेशन हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो, कोई भी नया तरीका हो कुछ करने का, आपको उसको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, उसको एडप्ट करना पड़ेगा, देन इट बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड। एक आपको कैटलिस्ट की तरह काम करेगा आपको आगे लेके जाने के लिए। बट अगर आप उसको रेजिस्ट करोगे, आप उसको नहीं सीखोगे, आप बोलोगे कि नहीं ये काम का ही नहीं है, then you will become obsolete and you will be taken out of the organization. तो एक्चुअली जैसे मार्केट में मैंने देखा 2 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, एक होते हैं जो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, वो अपने इन्वेस्टमेंट जो ले लिया उसको। बट यू नीड अ बैलेंस्ड अप्रोच है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बैठ भी नहीं सकते और रोज भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा है कि अगर आप कोई भी मोबाइल यूज करते हो, मेरा आईफोन है, तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि आज रात को एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा जी, ठीक है। पता नहीं होता कि क्या अपडेट हो रहा है, बट इतना पता है कि अगर मैं उसको अपडेट नहीं करूंगा तो ये चीज चलेगी नहीं, और ये चीज जो नई चीजों से मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो, प्रोटेक्ट नहीं करेगी। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द चेंजेस, यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, दैट इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ।
करेक्ट, द अपडेट हैज टू बी प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल। यस, तो जैसे हम कई बार इसी चीज़ से अगर देखें तो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म या एक्सट्रीम फियर या पेसिमिज्म वाली न्यूज़ आती रहती है, तो आपको क्या लगता है कि जनरली गलतियां किस साइड होती हैं, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म पे या एक्सट्रीम पेसिमिज्म वही पे? ग्रिड में वापस चले जाइए। न्यूज़ अच्छी है, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म और रिएक्शन अच्छा है तो आप टिके रहिए। जी। एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म है और रिएक्शन बुरा है तो आप वहां पे मत पार्टी कीजिए। एक्सट्रीम पेसिमिज्म है और उसके साथ सेल ऑफ चल रहा है मार्केट में तो आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए। एक्सट्रीम पेसिमिज्म है और उसका रिएक्शन पॉजिटिव है। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। आप नेस्डेक में चले जाइए 2024 नवंबर में, अचानक से एक दिन फेड ने 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया था विदाउट द मीटिंग, विच वाज अ एक्सट्रीम पेसिमिस्ट न्यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट नेस्डेक की बहुत सारी आईटी कंपनी उस दिन अपर सर्किट में थी और वो प्राइस फिर आया ही नहीं 2-3 साल तक, एंड दे ऑल वेंट अप बाय 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल जायंट्स। आप जाके अपना स्टडी करके देखिए। एक्सट्रीम बैड न्यूज, पेसिमिज्म, बट द रिएक्शन वाज पॉजिटिव। सो ऑलवेज आप अगर अपने आप को नरेटिव से बाहर निकाल के अपने आप को एक सवाल पूछ लो कि ये है, इसका मुझे क्या करना है, एंड इफ यू कैन गिव 3 आंसर्स, क्या मैं ये लेवल पे खरीदूं, क्या ये मैं लेवल पे बेचूं, कि क्या ये लेवल पे मैं होल्ड करूं। अगर आप ये आंसर दे सकते हो तो ये आपको अच्छा गिरेगा इन द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। आप ज्यादा मीनिंगफुल पोर्टफोलियो क्रिएट कर Yes. पाओगे जिसको आप स्टिक सो भी कर नरेटिव पाओगे। से दूर हो जाओ, जी। रिएक्शन देखो और देखो कौन से टाइप का मार्केट है, एंड अगर वो आप उसको ये तरीके से ये 4 ग्रिड में प्रॉपरली प्लेस कर सको, आई थिंक स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ दैट यू कैन क्रिएट। सो लाइक अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हो तो 3 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से परेशान मत हो, उसको 3 महीना कहाँ लॉन्ग टर्म है। मैं वही कह रहा हूँ कि ज्यादातर आजकल 2-3 महीने भी अगर ठीक से मार्केट ना चले तो लगता है बहुत समय हो म्यूचुअल गया। फंड में लोग 1 साल को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहते हैं। जी। सो हम लोग ऑफिस में ये दिस इज द क्वेश्चन दैट आई आस्क माय प्रमोटर एंड ही कीप्स आस्किंग कि विराज जी 1 साल होता क्या है। तो मैंने बोला वो 1 साल उतना होता है कि जितना अर्थ को लगता है सन के अराउंड रोटेट करने को। तो वो हमेशा पूछता है कि इसका इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से क्या लेना देना है। सो आई डोंट हैव एनी आंसर। सो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इज एक्चुअली अ साइकिल ऑफ द मार्केट। मार्केट का साइकिल जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है और जब इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहता है, वो जब ये पूरा होता है उसको एक साइकिल बोलते हैं, वो लॉन्ग टर्म होता है। करेक्ट। वो जल्दी भी हो सकता है, वो लेट भी हो सकता है, वो 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है, वो 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है, और वो कभी कभी 2 साल में भी हो सकता है। सो एवरी साइकिल हैज अ डिफरेंट टाइम एंड लेंथ। सो आप उसको टाइम में मत मापिए और तोलिए, क्योंकि वो 1 साल बैंक एफडी के लिए होता है कि वो 1 साल हो गया। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। सो लाइक व्हाटएवर फ्रेमवर्क जो भी आप डेवलप कर रहे हो वो रेजिलिएंट भी होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, और रीबैलेंसिंग की जरूरत है तो वो सब भी चलना चाहिए। यस। विराज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड करना चाहो, 2 या 3 प्रिंसिपल्स में, तो वो क्या होंगे सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के? सो पहला वाला मैंने आपको ग्रिड बता दिया। सो फॉर मी आई ओनली लुक एट दैट ग्रिड। दैट ग्रिड इज माय बाइबल कि मार्केट क्या कर रहे हैं। ये पहला फिलॉसफी है। दूसरा फिलॉसफी ये है कि क्या मैं जो भी चीज मैं इन्वेस्ट करने देख रहा हूँ, क्या ये आउट ऑफ नरेटिव है, आउट ऑफ वैल्यूएशन है, या किसी को फॉलो कर रहा हूँ, या फिर ये एक फोमो टाइप ऑफ फीलिंग है। मतलब इट कैन बी एनीथिंग। ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, मैं एक बार कोई कंपनी ले लेता हूँ, उसके बाद मैं उसका सबसे बड़ा क्रिटिक बन जाता हूँ। ओके, सो मैंने लेट्स से कोई XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, मैं फिर ये देखता हूँ कि ये इसमें क्या गलत हो सकता है जो हम करना नहीं चाहते। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते हैं कि उसमें क्या सही हो रहा है, एंड वी गेट स्वेड अवे। सो ये दूसरा फिलॉसफी है कि एक बार आपने कुछ थीसिस पे कुछ ले लिया, यू हैव टू क्वेश्चन दैट थीसिस एवरी डे, एवरी ईयर, ओनली देन यू कैन स्टे लॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर। खुद ही आप गलती निकाल लो उसके अंदर कि इसमें क्या गलत हो सकता है, इससे पहले कि मार्केट आपको बताए कि क्या गलती। क्योंकि मार्केट ने अगर आपको बताया तो बहुत कुछ चले जाएगा, बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। सो आप ही ढूंढ लो जी। एंड द थर्ड बिगेस्ट फिलॉसफी दैट आई हैव ऑलवेज टेकन केयर इन माय जर्नी ऑफ 20 years इज, आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि पूरा मार्केट आपसे ज्यादा सुपीरियर है, आपसे ज्यादा लोगों को पता है, और
मार्केट में जो प्राइस है वो एक एब्सोल्यूट साइंस है, उसको हर बार क्वेश्चन करके, सो देयर आर टू वेज ऑफ बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। एक ये है कि मार्केट इम्परफेक्ट साइंस है, मुझे मार्केट से ज़्यादा पता है, मैं अपने एनालिसिस के बलबूते पे उसमें से इरेगुलरिटी में से मैं कमा लूंगा। और दूसरा थीसिस है कि मार्केट में से सुप्रीम है, आज जो भी प्राइस है वो एक रीजन की वजह से है, उसको क्वेश्चन करने से अच्छा वो थीसिस को मैं समझ लूँ और उसको राइट करूँ। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ माई लाइफ, जो मैंने जब मेरा जॉब भी शुरू किया था मेरे एमबीए के बाद, मैं ये पहले वाले थीसिस पे काम कर रहा था, जहाँ मेरा रिसर्च, मेरी समझ, मेरा फोरकास्टिंग was always a priority than what the market is doing. ये जो मेरा सेकंड पूरा रोल है, जो करंट कंपनी के साथ है, करंट रोल है, वो सेकंड थीसिस पे बेसिस है। So if you ask me, in the 20 years what I've learned, I've seen both the thesis and I've played both the roles. But अगर आप मेरे को पूछो कि if I have to rewind myself and do one role again, then I will take this and not this at this point of time. ओके, सो आई थिंक यू हैव आंसर्ड माय नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि ऐसी कौन सी आपकी इन्वेस्टमेंट की थीसिस या फिलॉसफी है जो 10 साल पहले आप फॉलो करते थे बट आज आप उसको नहीं फॉलो करना चाहते? So ऐसा नहीं है कि इसको आप फॉलो नहीं कर सकते हो, बट इसमें होता क्या, लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स से मैंने कोई कंपनी आइडेंटिफाई कर लिया ऑफ अ सेक्टर जो अनआइडेंटिफाइड था, मैंने खरीद लिया और ये हुआ है हमारे साथ। सो मेरा पहले जहाँ मैंने इसके पहले जहाँ जॉब किया था, सो वी आइडेंटिफाइड वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द कैपिटल मार्केट एंड द हाईएस्ट वेल्थ क्रिएटर ऑफ दैट टाइम, 2010 to 13 की मैं बात कर रहा हूँ, विदाउट नेमिंग एनी कंपनी। और हमने उसको राइड किया, वो फंड का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाज बिकॉज ऑफ दैट कंपनी। बट इन द लास्ट 6 years, 2020 से लेके 2026 तक, वही फंड का वर्स्ट परफॉर्मेंस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट सम कंपनी, क्योंकि वो कंपनी ने उसको पकड़ के रखा है वो पूरे अपस्विंग और डाउन स्विंग में। तो आप इतना अटैच हो जाते हो उससे कि आप उससे निकल नहीं पाते हो। एंकरिंग बायस, एंकरिंग हो गया। और दूसरा क्या हो गया, आपको ऐसा लगता है कि वो तभी 30%, 40%, 50% ग्रो कर रहा था, अब ये साइज है तो 20% भी चलेगा। बट मार्केट प्रीमियम ग्रोथ को देता है, मार्केट प्रीमियम अग्रेशन को देता है। वो जैसे आपने देखा कि उसका मल्टीपल नीचे हो रहा है, उसका ग्रोथ नीचे हो रहा है, बट आप एक एग्जिट कॉल ले नहीं पाते हो क्योंकि उसने आपको इतना कमा के दिया है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट लेड टू द डाउनफॉल। सो ये करना बहुत अच्छा है, अगर मैं अपने आप को डिटैच करके उसमें से निकल भी जाऊँ तो बहुत अच्छा है। बट अगर मैं अटैच रहता हूँ तो देन दिस बिकम्स माय बिगेस्ट एनिमी व्हिच वाज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। और आपके प्रॉफिट्स भी खत्म, जो प्रॉफिट्स तो क्योंकि आपने अपने आप को सुपीरियर गिना ना, तो मार्केट जब उसको नीचे लेके जा रहा है तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये गलत है, ये मार्केट गलत है, मैं सही हूँ। और ये दूसरे में क्या होता है, अगर ये नीचे जा रहे हैं तो आप उसमें से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं मार्केट सुपीरियर और मैं गलत हूँ। सी एट द एंड ऑफ द डे माय बिगेस्ट फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज कि क्या मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ कि क्या मैं राइट और रॉन्ग प्रूव करना चाहता हूँ। आई कैन बी राइट एंड नॉट सक्सेसफुल एंड आई कैन बी रॉन्ग एंड सुपर सक्सेसफुल। व्हाट इज बेटर? टू बी सक्सेसफुल। टू बी सक्सेसफुल इज द आंसर, नॉट टू बी राइट एंड रॉन्ग। इस बहस में ना पड़े, इस बहस का कुछ लेना देना नहीं है ना मार्केट से। मैं राइट हूँ कि रॉन्ग हूँ, उसको मैं लेके क्या करूँ? लेट्स से आई वाज राइट इन आइडेंटिफाइंग द स्टॉक, बट अभी तक मैं बेच नहीं पाया हूँ। सो आई वाज गुड टिल 2019-20 इन दिस एग्जांपल, बट फिर 2020 से 26 में मैं क्या करूँ? So can this decision be right at all time frame? The answer is no. So rather than being right and wrong, if I was looking for success, whether this stock is giving me success today or not, I think I would have gotten out of this stock in 2022 if not 21. कि एटलीस्ट 20-22 2-3 साल का अंडर परफॉर्मेंस देख के मैं बोलता कि यार ये मेरे को फिलहाल सक्सेस नहीं दे रहा है। एंड दिस इज द चर्निंग एंड चॉपिंग विच द इंडियन T20 टीम इज ऑल्सो डूइंग। कि आप सक्सेस दे रहे हो, आपका जगह है, आप नहीं दे रहे हो, आपका जगह। एंड इसके बारे में बहुत सवाल जवाब है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइकी कि मेरे को सक्सेस ढूंढना है और इट विल हैव इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगेन। बट ये फिलोसॉफी को पकड़ के बैठा हूँ कि मेरे को सक्सेसफुल बनना है, मेरे को राइट रॉन्ग। तो एक बार आपने साइकिल राइड कर ली, फिर आप कहीं ना कहीं एक लेवल डिसाइड करो कि हाँ मैं एग्जिट करूंगा, एंड टिल द टाइम इट इज परफॉर्मिंग यू आर पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो। तो परफॉर्मेंस आप प्राइस से ले रहे हो या यू आर लुकिंग एट द कंपनी की? अगर कंपनी जो एक्सपेंशन था या एग्रेशन था उसके अंदर वो मेंटेन्ड है तो यू विल होल्ड ऑन टू इट। एग्जैक्टली द पॉइंट। सो यू हैव आस्क्ड द राइट क्वेश्चन नाउ। इफ प्राइस इज एवरीथिंग, देन एवरीथिंग इज इन प्राइस।
फंडामेंटल वो कंपनी का आज भी बहुत अच्छा है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द सेक्टर, बट प्राइस एंड द रिलेटिव परफॉर्मेंस इज नॉट सपोर्टिंग, सो आप क्या करोगे? करेक्ट। फंडामेंटली आपने एक प्लेयर सिलेक्ट किया, वो फंडामेंटली दी बेस्ट प्लेयर, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा है मैच में, आप क्या करोगे? इट इज बेटर टू चर्न द पोर्टफोलियो। करेक्ट करेक्ट। तो जो आपका 4 पॉइंट एनालिसिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक दिस इज वन प्रिंसिपल व्हिच हैज स्टेड कांस्टेंट थ्रू आउट योर इन्वेस्टमेंट करियर। मार्केट कोई भी साइकिल में हो, कोई भी मार्केट हो, मार्केट का कोई भी, आप इक्विटी मार्केट ले लो या कमोडिटी ले लो या करेंसी ले लो, आप अलग मार्केट में चले जाओ, अलग थीसिस में चले जाओ, अलग कमोडिटी, आप कुछ भी ले लो, ये थीसिस चेंज नहीं होगा। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द Nasdaq stocks, वो तो इंडियन नहीं है, आई गिव यू एन इंटर, बट इट वर्क देयर आल्सो, दिस थीसिस ऑलवेज रिमेन्स, रीजन कुछ भी हो सकता है। सो एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि लुकिंग बैक, व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट प्रोफेशनल मिस्टेक दैट यू कंसिडर कि ये गलती हुई थी मेरे से, बट इट मेड यू अ बेटर इन्वेस्टर? गलतियां तो कर करके यहाँ पे पहुंचे हम, सीख सीख के पहुंचे, गलतियां हमने बहुत की। सो मैंने आपको बताया, ये दूसरा थीसिस था कि मैंने कौन से बेसिस पे स्टॉक को खरीदा था। ये जब आप करते हो तब आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप ये गलत डिसीजन ले रहे हो, यू गेट स्वेड अवे, और वो गलती हम कर करके सीख के, सो आई विल ओनली से द डिफरेंस बिटवीन समबडी एल्स एंड मी कि मैंने ज्यादा चांसेस और ज्यादा गलतियां की है, देन उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। वही है, मार्केट में गलतियां हम आज भी कर रहे हैं, बट वो पहले वाली रिपीट नहीं कर रहे, नहीं करते। जैसे आपने अपना MBA भी कैपिटल मार्केट से किया है, एंड you have been someone who's been born and brought up in Mumbai, which is the financial capital of India. But अब जब आप you are taking like you are the CEO, आप जब Samco में promote हुए as the CEO, तो आपको क्या लगता है कि what are the things that the market has actually taught you जो आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक्स या एजुकेशन नहीं सिखा सकती? लास्ट वीकेंड में इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट IIM उदयपुर में था, वहाँ के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा था, एग्जैक्टली द same point that you have asked me, what is my biggest learning from the markets which they should be taken care of. So पहले चीज़ तो जब मैं कर रहा था तब मेरे को नहीं पता था, बट अगर आज मेरे को आप बोलो तो कॉन्सेप्ट वाइज अब समझ आ रहा है, बिकॉज अब जब आदमी एक 40 साल को क्रॉस करता है तो एक अलग स्विच आपका पता चल जाता है आपके बारे में। सो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, और वो अग्रेशन में मैंने बहुत सारी जो डायरेक्शंस मिल रहे थे शायद उसको नज़रअंदाज कर दिया कि, और क्या होता है क्योंकि मैं भागना चाहता था और किसी ने मुझे बोला कि ये रोड आगे जाके बंद हो चुका है, बट मैं भागते रहा और मैंने सुना नहीं, तो मेरे को यूटर्न लेके वापस एक जर्नी शुरू करना पड़ता है। सो आई विल एडवाइस अ लॉट ऑफ यू कि आप लाइफ में जितना हो सके उतना जल्दी एक मेंटोर ढूंढ लीजिए। ओके, यू कैन रन लाइक अ टाइगर, बट यू नीड अ जिराफ हु कैन टेल यू इन विच डायरेक्शन टू रन। तो शायद अगर इफ आई हैव टू डू दिस जर्नी अगेन, मैं ज़्यादा सुनूंगा उन लोगों का जो मुझे बोल रहे थे कि ये डायरेक्शन गलत है, सो मैं बहुत कम सुनता था वो टाइम पे। सर अब थोड़ा सा ना, जो मुझे पता है ऑडियंस सीधा सीधा ना कुछ चीज़ें सुनना चाहती है, तो हमने अब तक जितनी भी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बातें करी, जितने सीरियस थिंकर्स और सीरियस इन्वेस्टर्स इस डिस्कशन को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आज काफ़ी टेक होम मैसेजेस उनके लिए हो गए होंगे। और अगर अभी तक आपने अपनी कॉपी पेन नहीं निकाला है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए, दोबारा से इसको सुनिए और नोट ज़रूर करिए, बिकॉज आई थिंक जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस हुए ऐसा बहुत कम पॉडकास्ट में होता है। अब मैं अगर फिलॉसफी से प्रैक्टिकल पोर्टफोलियो डिसीजंस की तरफ चलूँ तो इंडियन मार्केट्स के किस हिस्से में आपको सबसे अच्छा, सबसे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई देता है? लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स? एक डायरेक्ट आंसर नहीं है लार्ज, मिड एंड स्मॉल, बट पॉकेट्स में बहुत सारा हलचल हो रहा है। सो विद इन लार्ज कैप भी पॉकेट्स है, विद इन मिड कैप्स भी पॉकेट है, विद इन स्मॉल कैप भी पॉकेट्स है। अगर आप एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाएंगे तो इट विल बी बेटर देन रादर देन जस्ट बीइंग इन वन ऑफ द सेगमेंट। मल्टी कैप पोर्टफोलियो अपना क्रिएट बोल सकते हो।
मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। मींस देयर इज अ लॉट ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक यस, एक्शन। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कुछ हो रहा है, इंडेक्स स्पेसिफिक कम हो रहा है। इंडेक्स स्पेसिफिक, और जबकि ट्रेडिशनली हम ये कंसीडर करते हैं कि इंडेक्स सबसे रेजिलिएंट होती है, बट लास्ट 2 ईयर से थोड़ा सा इंडेक्स इज ऑन द बैक फुट। सी इंडेक्स के जो सबसे बड़े कंपोनेंट है, आईटी है, बैंकिंग है, पेट्रोलियम है, दे आर फेसिंग देयर ओन चैलेंजेस बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इशू, करेक्ट है ना। सो उसकी वजह से इंडेक्स थोड़ा उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, जी। बट इंडेक्स के बाहर बहुत वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज है। सर अगर मैं स्मॉल कैप्स की बात करूं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने बुल रन देखा है 2020 से लेकर 2024 के बीच में स्मॉल कैप्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, और वो मुझे लगता है कि उसका एक आफ्टर इफेक्ट अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत। तो क्या इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं, या ऐसा होना चाहिए नहीं कि स्मॉल कैप्स लॉन्ग रन में आपको रिटर्न देते ही देते हैं? ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई थियरी नहीं कि ये होता ही है, हम्म ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होता ही है, मार्केट में ही ऐसा नहीं होता है। जी सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप कौन से लेवल से ले रहे हो, कि वो लेवल से आपको आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। जी ठीक है, सो लेट्स से आप, सो टेक्निकली ऐसे देखना चाहिए कि अगर आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए मार्केट से, तो करीबन करीबन 6 से 8% के बीच में आपको मिलता है, जहाँ आप कोई रिस्क नहीं लेते हो, आपका कैपिटल कोई सेफ है, और आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न चाहिए मार्केट में, तो 6 से 8% के बीच आपको मिलता है। आप जब इक्विटी मार्केट में आते हो और रिस्क लेते हो, भले फिर वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, टेक्निकली लोग उसमें 4 से 5-6% का रिस्क का प्रीमियम मांगते हैं रिटर्न में। सो वो 7-8% से आप 13-14% के एक्सपेक्टेशन में चले जाते हो। फिर वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, थोड़ा 1-2% यहाँ हुआ, और फिर आप और रिस्क जब लेते हो, या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ले लो, या फिर आप थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक का ले लो, या फिर आप मोमेंटम स्टॉक का ले लो, या अल्फा स्टॉक्स का ले लो, तो आपको और 3-4% का प्रीमियम एक्सपेक्टेड हो जाता है। सो दिस इज द जर्नी। अब ये जर्नी में ये जो मैंने बीच में जो 5 से 6% बोला, उसमें कहीं मिड कैप है, कहीं स्मॉल कैप है, और कहीं लार्ज कैप है। कहीं लार्ज कैप है। करेक्ट। सो दिस इज इन जनरल, दिस शुड बी योर थियरी। आपके फेवरेट सेक्टर्स कौन से हैं आज के मार्केट में? जो भी पैसा कमा के दे वो फेवरेट है हमारे लिए। सर इतनी आसानी से तो नहीं आप बच सकते इस क्वेश्चन से। सो आई टेल यू, हमको यहाँ से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट एज ए सेगमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। वेल्थ से रिलेटेड सेगमेंट्स, देखिए एएमसी है, ब्रोकिंग कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, सर्विस प्रोवाइडर्स है। सो ये एक पूरा सेगमेंट में बहुत वेल्थ क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम बिकमिंग अ सेविंग्स इकोनॉमी टू एन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी। सो उसमें बहुत वेल्थ जनरेट होता है, और ये सेगमेंट में 20 से 25% का आपको बिजनेस कैगर ग्रोथ मिल सकता है। 10 से 12% मार्केट दे देता है, और 10 से 12% आपको ग्रो करना चाहिए। सो दुनिया में बहुत कम बिजनेसेस है जो आपको 25-30% टॉप लाइन कैगर दे सकते हैं, इसमें सही किया है। दूसरा सेगमेंट जो हमको बहुत अच्छा लगता है वो डिफेंस है। सो इंडिया बहुत कम स्पेंड करता है अपने डिफेंस पे, और $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में, जहाँ एक बाजू चैलेंजेस है और एक बाजू दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, वो भी अपने लिए चैलेंज है, और हमने अभी देखा ही है कि तीसरे बाजू से क्या हो सकता है। जी सो स्पेंडिंग लेस देन 2% ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस इज नॉट अ राइट नंबर। सो आई थिंक वो नंबर ऊपर जाएगा ही जाएगा, और नंबर ऑफ कंपनीज बहुत लिमिटेड है। इसके लिए आपने देखा होगा सबके पास 5 साल, 10 साल, 15 साल का ऑर्डर बुक है। सो वहाँ पर विजिबिलिटी है ग्रोथ की, तो इसके लिए वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर पर्टिकुलरली वेरी वेरी बुलिश ऑन फार्मा एंड ऑटो एंसिलरी। वो सेगमेंट में कुछ कुछ पॉकेट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन डेटा सेंटर, एआई, यू नो, पावर जनरेशन। सो ये जो न्यू एज इकोनॉमीज बनते जा रहे हैं उस पर बहुत पॉजिटिव है। एंड साथ साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी जहाँ पर हम थोड़े रिस्क कवर्स है फिलहाल, जैसे कि आईटी है, जैसे कि एफएमसीजी है। सो वी डोंट हैव मच एक्सपोजर ओवर देयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो वी विल शिफ्ट आवर। कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। आई थिंक आईटी में भी जब तक ये सब डस्ट सेटल डाउन नहीं होती एंड क्लैरिटी इमर्ज नहीं होती, वेयर आर वी हेडेड, हाँ वी आर हेडेड, क्लियरली वी डोंट नो वेयर आर वी हेडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और वो फॉलिंग नाइफ को पकड़ के
हाँ हमको बिल्कुल इट वो माइट बी chance नहीं दैट लेना। केस, बिल्कुल इस समय इट माइट बी दैट केस ऑफ अ फॉलिंग नाइफ। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स आपको अभी लगता है, जो आपने बताया कि ये सब हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपने पर्सनल से, इनमें से कोई सेक्टर आपको ऐसा लगता है कि इस समय ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है उनके अंदर, या यू थिंक कि ज़्यादातर सभी वैल्यूएशन सेक्टर्स थोड़ा स्ट्रेच है डिफेंस में, थोड़ा डिफेंस में? महंगा है, हम्म। थोड़े पॉकेट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट भी महंगे हैं। जी। So that's why we are saying कि we are selectively positive. So we try to find stuff there. ये segments में view है, but जी। उसमें we are very very selective in what we are doing. विराज, इंडिया की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड रेट, और AUM भी बढ़ता जा रहा है। बट बढ़ता हुआ AUM, SIPs बढ़ना, इट डजंट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज्ड इन्वेस्टर अवेयरनेस या इंक्रीज्ड इन्वेस्टर डिसीजंस या एजुकेशन। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डेफिनेटली इट इज़ हेडेड फॉर अ वेरी बिग बैंग, जो मुझे लगता है। तो आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस आप देख रहे हैं, बिकॉज यू आर समवन डीप इनसाइड द इंडस्ट्री, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स आपको लगता है जो आने वाले 3 से 5 सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली बहुत एक्साइटिंग हो सकते हैं, एंड विच माइट टर्न आउट टू बी अ टाइप ऑफ गेम चेंजर्स? No, so we have traveled a long journey. इंडिया के म्यूचुअल फंड में अगर आपने देखा होगा, when we got the license we were the 45th player. मेरे बाद इतने सारे नए प्लेयर्स आ चुके हैं और बहुत सारे लाइसेंसेस लाइंड अप है। बट एक पर्टिकुलर खासियत ये है अबाउट ऑल द न्यूअर प्लेयर्स इंक्लूडिंग अस, कि हम कुछ अलग करने की ट्राई कर रहे हैं। और ये अलग करने का जो ये थॉट है कैन नॉट हैपन विदाउट एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मोमेंटम एज ए कैटेगरी को सिलेक्ट किया। अब ये मोमेंटम मुझे समझाना तो पड़ेगा। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मेंशन इन द क्वेश्चन कि अवेयरनेस कितना है मुझे नहीं पता। सो लेट मी टेल यू, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एमफी, उन्होंने जो अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया है, म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर सही है म्यूचुअल फंड सही है, जी। उससे ना मुझे म्यूचुअल फंड नहीं बेचना पड़ता है। सो इंडस्ट्री इज टेकन केयर ऑफ, और इट इज टेकन वेरी वेल बाय द, जैसे अभी आपको भी समझ आ गया, मैंने बोला नहीं बट आपने बोला म्यूचुअल फंड सही है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस दैट इज बिन क्रिएटेड, और उसी के वजह से ये 2-3 करोड़ नए पैन कार्ड्स आए हैं इन द इंडस्ट्री इन द रिसेंट टाइम, जिसका ये हमको ग्रोथ देखने मिल रहा है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको पहले भी बोला कि इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम अ सेविंग्स इकोनॉमी टू एन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी। ये जो नया जनरेशन है वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ आता है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स मांग रहा है टुवर्ड्स द रिस्कियर साइड, एंड दैट्स व्हाई द मनी इज नॉट लाइंग इन द बैंक्स एंड इज कमिंग टू द कैपिटल मार्केट। भले डायरेक्ट रूट से है, इनडायरेक्ट रूट से है, बट वो देख रहा है। सो वो अवेयरनेस अब है। और मुझे बोलते थे लोग कि जब मार्केट गिरेगा ना तो रिटेल इन्वेस्टर भाग जाएगा, ये हमने बहुत बार सुना, ठीक है। बट आई टेल यू द क्लासिक एग्जांपल, अभी जो रिसेंट 2 साल से हमने करेक्शन देखा मिड कैप में, स्मॉल कैप में, मार्केट में, यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू हियर दिस, वो मंथ में हाईएस्ट सेल्स हुआ है ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस इन द कैपिटल मार्केट। कोई भागा नहीं है। आई एम येट टू फाइंड द रिटेल इन्वेस्टर जो भाग गया। मतलब उन्होंने बढ़ा दिया अपना उन्होंने investment। बढ़ाया अपना इन्वेस्टमेंट इन द लोअर प्राइस। मेरे को हमेशा ये बोला जाता था कि एफआई कमा के जाता है, इंडियन रिटेल पैसा तोड़ के जाता है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट ऑफ द लास्ट 4 to 5 years। लास्ट 4-5 साल से वो लोग हर लेवल से बेचे, वहां से प्राइसेस ऊपर गया है कैपिटल मार्केट का, और यहाँ से हर लेवल पे रिटेल ने थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट एंट्री लिया है। सो अवेयरनेस हुई है और हो सकती है, द आंसर इज यस, हो सकती है। क्या हम और बहुत कुछ कर सकते हैं? तो बहुत कुछ कर सकते हैं साथ में मिलके, बट जो हम 5 से 10 साल पहले थे, जो हम आज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, द नॉलेज, द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स वी हैव गॉट, एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ द इन्वेस्टर हैव गॉन अप ड्रास्टिकली। एक आपने अभी मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में बात करी, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, अपनी फिलॉसफी जो आपकी है इन योर म्यूचुअल फंड दैट यू आर यूजिंग? सो ये जो मोमेंटम का फिलॉसफी है, ये हमने बोरो किया है एनएससी इंडाइसिस से। एनएससी में थोड़े इंडाइसिस है मोमेंटम के, और वो लोग ने मोमेंटम को डिफाइन किया कि लास्ट 6 महीना और 12 महीने में एक स्टॉक कितना चला है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहा है। वो फॉर्मूला यूज करके एक स्कोर बनता है, उसको मोमेंटम स्कोर बोलते हैं। हमने जब ये डेटा माइनिंग किया ऑफ ऑल द इंडाइसिस ऑन एनएससी, तो ये देखा कि जैसे मैंने आपको बोला कि रिस्क फ्री रिटर्न 7% होता है, उसके बाद इक्विटी प्रीमियम 5 से 6% का होता है। मोमेंटम के सब इंडेक्सेस ने 20% से ज्यादा कैगर दिया लास्ट 20 साल से। ओके। एंड मोमेंटम जब राइट गिरता है,
अगर आप 1 साल 3 साल 5 साल का रोलिंग रिटर्न निकालोगे 20 साल का और वो कंपेयर करोगे वैल्यू ग्रोथ लो वॉलेटिलिटी सबके साथ, सो वी हैव डन ऑल दिस डेटा माइनिंग। सो जब वैल्यू राइट गिरता है वो 2-3% कैगर से राइट गिरता है टू द बेंचमार्क, आपका ग्रोथ भी वही रेंज में आता है, बट मोमेंटम जब राइट गिरता है वो 7 to 8% कैगर से राइट गिरता है टू द बेंचमार्क। और मोमेंटम के 3 जो सबसे बड़े इंडेक्सेस है, ये एनएससी का एक वाइट पेपर अभी रिलीज हुआ है, आपको आप प्लीज पढ़िएगा उसे। तो एनएससी के जो 3 मोमेंटम इंडेक्स है, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ने 20 में से 15 साल आउट परफॉर्म किया है टू द बेंचमार्क। निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स जो है उसने 14 साल किया है, विच इज 70%। और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 विच इज एक्चुअली ब्रॉडर इंडेक्स, उसने 13 साल किया, मतलब 65% टाइम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोमेंटम ने नेगेटिव रिटर्न 20 साल में सिर्फ 4 साल दिया है। 2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद का पीरियड था, 2018 में, 2022 में और अभी 2025 में। सो फॉर 16 years it has always given you only positive return despite all the noises in the world. And that too with a good alpha. Good alpha of 7 to 8% CAGR I'm talking about. That is not in huge. 1 year. CAGR. That is huge. Rolling CAGR. Which is very very big. तो आप जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी ये यूज कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ फंड इज इट, मतलब कौन से सेगमेंट में होता है? इज इट अ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप? So we have different variants of momentum. Okay. एक जो 700 कंपनी को एनालाइज करता है, एक सिर्फ लार्ज कैप को करता है, एक सिर्फ मिड कैप को करता है, एक सिर्फ स्मॉल कैप को करता है, एक मल्टी एसेट पे करता है, गोल्ड और सिल्वर के साथ है। Okay. So we have come out with 10 to 11 different variants of momentum. So you have automated this or? Everything is automated. Everything is on algorithms. Okay. क्योंकि एक चीज साथ साथ में डेटा में इम्पोर्टेंट है समझना कि मोमेंटम वॉलेटाइल भी बहुत होता है। Okay. ये चलता भी उतना है और ये गिरता भी उतना है। और मोमेंटम में अगर मैंने बायस लाया जी, then I will be out of the equation. So this I cannot do without an algorithm supporting my decision making. Okay. So you don't want the emotional part to come in this. It has to be totally, completely objective. Nobody can walk in my trading room and say कि आज ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, चलो ले लेते हैं, चलो बेच देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। Okay. वो सब कुछ एल्गोरिदम ड्रिवन है। पूरा ऑब्जेक्टिवली आप डिसीजंस वहां पे ले रहे हैं। Yes. And how has the investor reaction or response to this? So मोमेंटम एज ए कैटेगरी समझाना किसी को इजी नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज, अगर इफ दिस कैन गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द इन्वेस्टर्स हैव रिएक्टेड, वी वर द पायनियर्स इन क्रिएटिंग अ कैटेगरी कॉल्ड एज एक्टिव मोमेंटम। हमने एक कैटेगरी क्रिएट किया एक्टिव मोमेंटम 2023 जुलाई में। तभी सिर्फ एक पैसिव मोमेंटम इंडेक्स था जिसका AUM 3000 करोड़ से कम था। पूरे इंडस्ट्री का साइज 3000 करोड़ रुपए से कम था 2023 में। That size today has gone about 30,000 crore, 10x in 3 years. That is huge. That is huge. 10x in 3 years. पूरा एक्टिव पैसिव सब मिलाकर मोमेंटम के नाम पे जितनी भी कैटेगरीज चल रही है उसका AUM 30,000 करोड़ हो गया है। Investors have given us a very healthy market share of anywhere between 8 to 10% That is great. of a growing pie. So अगर आप इसको ट्रस्ट बोल सके तो ट्रस्ट, अगर आप इसको ग्रोथ बोल सके तो ग्रोथ। मेरे हिसाब से विल बी वेरी हैप्पी इफ वी मेंटेन आवरसेल्फ बिटवीन 10 to 15% ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ दिस कैटेगरी। That is, I think that is a huge market share of a particular category, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, एंड आई थिंक इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ट्रस्ट भी है और डेफिनेटली आपके साथ हैं, एंड इफ द इन्वेस्टर्स आर गेटिंग रिटर्न्स तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। अभी 3 साल हुआ है वो स्कीम। जब आप उसका 3 ईयर रोलिंग देखोगे, जब उसका 5 ईयर रोलिंग देखोगे, जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे कि ये तेजी में कैसा करता है, मंदी में कैसा करता है, ये साइडवेज मार्केट में कैसा करता है, सो पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार वो एक्सपीरियंस आपका बन जाएगा उसमें और आपको समझ आने लगेगा कि ये एनिमल कैसे बिहेव करता है, आई थिंक देन अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट। एंड वही हुआ ना, सो जब हमने ये कैटेगरी लॉन्च किया तो वो पहले 1 साल तक सिर्फ मैं अकेला था ये कैटेगरी में, कोई और नहीं था। बट टुडे देयर आर बिगर ब्रांड्स एंड एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हु हैव लॉन्च्ड देयर एक्टिव मोमेंटम फंड। सो अब उनका भी एक्सेप्टेंस आने लगा है। अब जब वो लोग जाके बात करेंगे, ठीक है, एक नया ब्रांड बात करे एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में और एक एस्टेब्लिश ब्रांड एक कैटेगरी के बारे में बात करे, सो ब्रांड अवेयरनेस जब क्रिएट होगा, कैटेगरी अवेयरनेस जब क्रिएट होगा, ये जो मैंने आपको NSE इंडाइसेस का पेपर बताया वो भी अभी रिलीज हुआ है। तो जब हमने एक्टिव मोमेंटम रिलीज किया था
तब वहां पर सिर्फ दो पैसिव मोमेंटम इंडेक्स थे, आज 6 है। Okay. So they have also increased their bucket of momentum indexes. उसका awareness create कर रहे हैं, उसका white paper निकाल रहे हैं. So when this trust will be established, when they will taste that particular thing over a longer duration, I think this category is here to grow because there is a natural inbuilt outperformance in the category if you stay invested for a long period of time. And this is a good synergistic effect, मतलब कि बड़े प्लेयर्स भी कर रहे हैं तो उससे फायदा पूरे सेगमेंट को होता है, सबको फायदा होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा हमको। बट जब सब बोलेंगे तो उतना, सो फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले का आप कोई भी क्रिकेट मैच ले लो और कमेंट्री सुन लो, मोमेंटम वर्ड कितने बार सुनाई देता था, और आज अभी का रिसेंट कोई भी मैच ले लो आपके पसंदीदा और कोई भी एक पर्टिकुलर कमेंट्री सुन लो और आप देखो कितनी बार मोमेंटम वर्ड यूज हो रहा है। सो दैट इज हाउ द ग्रोथ विल आल्सो हैपन। मैं इतना तो समझ गया, you're a huge cricket fan, क्योंकि आपने कई बार उसके साथ मेरे लिए आसान होता है एक मैसेज पास करना था। आई थिंक लोगों के लिए भी समझना इजी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। चलिए विल कम बैक टू द एसआईपी मार्केट। सो एसआईपीज हमने देखा है कि ग्रो कर रही हैं और पेपर्स में भी हम ब्रोज पढ़ते रहते हैं कि मंथ ऑन मंथ इट इज ग्रोइंग द साइज ऑफ द एसआईपीज। व्हाट इज द रेजिलियंस इफेक्ट दैट इट इज क्रिएटेड इन द मार्केट्स? कितना रेजिलियंस आपको लगता है कि मार्केट्स को एसआईपीज ने पर्टिकुलरली प्रोवाइड किया है? नो इट इज, जिन लोगों ने ये रिजिम शुरू किया एसआईपी का आज से 10 साल 15 साल पहले, सैल्यूट टू देम एंड देयर रेजिलियंस कि हम आज एक 30,000 करोड़ के ऊपर का एक एसआईपी बुक देख रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस नंबर हमने इतना जो सेलिंग आया है एफआईएस का उसको एब्जॉर्ब किया है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, दिस इज अ वेरी बिग नंबर। रेजिलियंस ये है कि एसआईपी स्टॉपेजेस हो रहे हैं क्योंकि लास्ट 2 साल से लोगों का पैसा नहीं बना है इंडियन कैपिटल मार्केट में, तो आपको एसआईपी रिटर्न्स में नहीं दिखता है। बट दूसरा बात यह है कि ये नंबर नीचे नहीं आ रहा है, उतने नए एसआईपी भी खुल रहे हैं। सो यस, पुराने थोड़े स्टॉप हो रहे हैं बट नए भी उतने ही आ रहे हैं। सो नेट में हम एक बहुत हेल्दी एसआईपी नंबर पे, ये नंबर यहाँ से सिर्फ ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ही जाने वाला है, नीचे तो नहीं आएगा। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट अगर आपको किसी को देना है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना चाहिए, जो क्लाइंट को फेस करके समझाते हैं और मिलते हैं और समझाते हैं कि ये क्यों एसआईपी करना चाहिए और आपको एसआईपी लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा बेनिफिट देता है। और उन्होंने जो हैंड होल्डिंग किया है इन्वेस्टर्स को इन अ गुड टाइम इन अ बैड टाइम, उसकी वजह से हम यहाँ पर है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू शहर गली गली जो एग्जैक्टली। अगर एक इन्वेस्टर है जिनको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो डेफिनेटली हिस्टोरिकल रिटर्न्स वो देखते हैं। इसके अलावा और कुछ फैक्टर्स आप बताना चाहोगे कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स के अलावा आप ये भी देख सकते हो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड, और हिस्टोरिकल रिटर्न्स द ओनली थिंग? नो हिस्टोरिकल रिटर्न ही अगर सब कुछ होता है तो सब कुछ एक ही स्कीम में होता है। exactly. ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू थ्री। मैं अगर इन्वेस्टर होता है और आप मेरे पास आए होते, आपको मैं ये 3 सवाल पूछता कि आप जो भी स्कीम या म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजर आप मुझे जो रेकमेंड कर रहे हो टू इन्वेस्ट, उसने क्या चेंजेस किए इन द लास्ट 1 ईयर इन द पोर्टफोलियो। ओके, क्योंकि 1 साल पहले का मार्केट और आज का मार्केट सेम नहीं है। तो उसका स्टाइल क्या है, उसने क्या चेंजेस किया इन द पोर्टफोलियो, आर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट द चेंजेस आई सी इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। अगर उसने कुछ चेंज नहीं किया, अगर उसको लग रहा है कि मार्केट सेम है, देन आई विल प्रोबेबली नॉट सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आइडिया। ये मेरा थॉट होता। ओके, हर बार चेंज करना ही जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि चेंज करो ही, बट अगर इन्वेस्टमेंट का थीसिस चेंज हो चुका है तो आपका स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। बट अगर थीसिस चेंज नहीं हुआ, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ चेंज मत करो। अगर सब कुछ नॉर्मलाइज चल रहा है तो मुझे नहीं चाहिए कि आप कुछ चेंज करो। अगर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है आपके टीम में, देन यू डोंट चेंज हिम। बट अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या आप वो डिसीजन लेने के लिए रेडी हो या अपने पुराने थीसिस पे टिके हुए हो, वो मैं सबसे पहले देखता। ओके, और वो बेसिस पे मैं सिलेक्ट करता, ना ही कि हिस्टोरिकल रिटर्न पे। ओके, आई थिंक फिर वही बात आ जाती है क्रिकेट पे। अगर हम आए कि विच फॉर्म ऑफ क्रिकेट यू आर प्लेइंग, T20 है या वनडे है या टेस्ट चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टीम बनाओगे, उस परफॉर्मेंस बेस पे करोगे। परफॉर्मेंस कैसे आएगा मेरे को ये बताइए। मैं परफॉर्मेंस कैसे आएगा, परफॉर्मेंस एक ही तरीके से आता है अगर आप चेंजेस को अडॉप्ट करते हो। आज के डेट में कोई आके बोलेगा कि मैं सिर्फ वी में खेलूंगा आगे, तो उसका रन नहीं बनने वाला है। अगर आपने कल देखा होगा तो रोहित शर्मा ने भी 2 लैप शॉट मार के बाउंड्रीज मारी थी उसका हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। द मोस्ट ट्रेडिशनल प्लेयर इज ऑल्सो अडॉप्टिंग टू द न्यू चेंजेस एंड दैट्स व्हाई सर्वाइविंग।
बट अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं सिर्फ वी में खेलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, तो द गेम हैज इवॉल्व द सेम वे द इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी हैज आल्सो इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप वो नहीं एडॉप्ट कर रहे हो, अगर आप वो चेंज नहीं कर रहे हो, और वो सब कुछ कहाँ दिखता है आपको? पोर्टफोलियो एलोकेशन में दिखता है। आप वो एक ही कंपनी पकड़ के बैठे हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड डूइंग नथिंग, देन आई डोंट नीड यू, देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, मैं पैसिव कर लूंगा। करेक्ट। इन्वेस्टर ऐसा सोचेगा। सो अगर आप एक एक्टिव फंड मैनेजर का टीआर चार्ज करते हो, तो उसको दिखाओ कि इट इज जस्टिफाइड, not by churning and chopping the portfolio, but by showing them that yes, we are in direction to the change of the investment landscape. तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे रिटेल इन्वेस्टर, तो कितने फंड्स आपको लगता है उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए फॉर द म्यूचुअल फंड ये पोर्टफोलियो? बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि किसी के पास 20 है, किसी के पास 30 स्कीम है। जी हाँ। यू आर वर्चुअली एंडिंग अप बाइंग द एंटायर मार्केट। ठीक है, आपके पास इंडिया की सब कंपनी है वर्चुअली, अगर आपने सब इतना जमा किया है तो। द आइडिया ऑफ यू इन्वेस्टिंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड इसके एक पूल बने ऑफ अ परफॉर्मिंग एसेट जो आपको एक बेटर रिटर्न दे पाए। और अगर पूरा मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो फिर तो किसी की जरूरत ही नहीं है ना, यू बाय द टोटल मार्केट ऑफ द। तो ऐसा हो नहीं सकता, पूरा का पूरा मार्केट कभी एक साथ नहीं चलता है, कभी नहीं चलता है। ये मेरे 20 साल के हिस्ट्री में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि पूरा मार्केट चल रहा है। तो कैसे एक बैलेंस पोर्टफोलियो, मतलब कौन सी कैटेगरीज ऑफ फंड्स उसमें रहने चाहिए? इट जैसे इज नॉट अबाउट कैटेगरीज, आपके गोल को जो अलाइन करता है वो होना चाहिए। फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स जैसे अगर हम देखें, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप आज से 5 साल में मिड कैप भी चलेगा, स्मॉल कैप भी चलेगा, लार्ज कैप भी चलेगा, मल्टी कैप भी चलेगा, ये आप आज ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो आई टेल यू द क्लासिक एग्जांपल। अगर आप ये इंडस्ट्रीज देता देखोगे म्यूचुअल फंड का, तो लास्ट 3 साल का क्लियर विनर वाज मल्टी एसेट, स्मॉल कैप एंड मिड कैप। बट उसके पहले के 4 साल का क्लियर विनर वाज सेक्टोरल थीम्स। अब वो सेक्टोरल थीम्स बैकएंड पे आ चुका है, अब मल्टी एसेट, और फिर अब गोल्ड और सिल्वर के करेक्शन के बाद मल्टी एसेट भी थोड़ा स्लो होने लगा है। जी पीपल आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, और फिर उनको वो, सो अगर ऐसा ही होता तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर हैज टू बी ओनली वन कैटेगरी व्हिच वाज द विनर, व्हिच इज नेवर द केस। सो आज से 3 से 5 साल में आपके जो भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम ये सब जो बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे दिस एग्जांपल विल मेक इट वेरी वेरी क्लियर टू व्हाट आई एम सेइंग। मेरे को किसी ने पूछा कि विराज आप एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कैसे देखते हो, तो मैंने बोला कि हम एक हलवाई है, हमारा धंधा हलवाई का है। तो हंसने लगे, जैसे आप स्माइल दे रहे हो वैसे। तो उसने बोला कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन। सो मैंने बोला कि हलवाई में धंधा शक्कर का होता है, मिठाई का होता है, और जो डब्बा है वो म्यूचुअल फंड है, जो पैकिंग है। अल्टीमेटली डब्बा खोलोगे तो अंदर मिठाई मिलेगी। सो मिठाई इज इक्विटी मार्केट एंड द स्टॉक्स दैट यू आर इन्वेस्टिंग इनटू। अगर वो स्टॉक जो आपका वेल्थ क्रिएट करने वाला है वो स्मॉल कैप में तो स्मॉल कैप चलेगा, वो मिड कैप में तो मिड कैप चलेगा, वो लार्ज कैप में तो लार्ज कैप चलेगा, वो स्कैटर्ड है तो मल्टी कैप चलेगा, वो कोई एक सेगमेंट में तो वो सेगमेंट चलेगा। सो अल्टीमेटली रादर देन फोकसिंग ऑन द पैकेजिंग, वी हैव टू गो इनसाइड द बॉक्स एंड सी के कौन से टाइप की मिठाई है, उसका रिस्क क्या, उसका रिटर्न क्या है, उसका टेस्ट कितना अच्छा है, कितना तीखा है, कितना गिर सकता है। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये मिठाई बनी कौन से शक्कर से है और वो शक्कर की वैल्यू क्या है, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ एनालाइजिंग अ म्यूचुअल फंड एंड नॉट थ्रू इट्स बॉक्सेस। ओके, सो इट इज बेटर टू हैव कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स रादर देन कि वही 20-25 म्यूचुअल फंड इधर का भी, बिकॉज जैसा आपने कहा कि 20-30 टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं एंड देयर इज अ बिग ओवरलैप आल्सो। पता चला 4 तो लार्ज कैप फंड्स हैं, 5 मिड कैप फंड्स हैं, उसमें भी ओवरलैप आपको 80-90% दिखेगा हाँ ऑफ द स्टॉक्स। ऑफ द सो स्टॉक्स। आपको ओवरलैप कैटेगरी से अच्छा स्टॉक्स पे जाना पड़ेगा। ओके, ऑलवेज ओपन द फैक्ट शीट एंड सी के उसके अंदर क्या है। हाँ दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। आप 4 फंड्स के फैक्ट शीट्स देख लो, आपको पता चल जाएगा कि which और one अगर is सब to buy। कुछ एक ही है आपका होल्डिंग, आपका ऊपर का 60-70% सेम है, आपने कुछ नया नहीं लिया, सिर्फ 2 नए डब्बे खरीदे अलग टाइम के। डिब्बे हुए हैं। आपको डब्बे खोलो और देखो कि अंदर मिठाई क्या है, खाना तो वो है आपको। जी एंड वाई मैं हलवाई का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मिठाई का एक सेल्फ लाइफ होता है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो बिगड़ जाता है। करेक्ट। अगर ये हमको समझ आ रहा है तो स्टॉक का भी एक सेल्फ लाइफ होता है, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट अ गुड इन्वेस्टिंग। आपको वही टाइम पे उसको खरीदना है और खाना है। तो इन द नेक्स्ट 5 years what are the biggest or most important changes that you see
इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो आपको लगता है कि ये, जैसे एक तो मोमेंटम आपने बताया कि दिस इज समथिंग न्यू जो आप लेकर आए मार्केट में, एंड नाउ मेनी कंपनीज एंड नाउ इवन द एक्सचेंज इज रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, ऐसा और भी कुछ आपको दिखाई देता है? यस, इवॉल्वमेंट इज द न्यू नॉर्मल। सो हमने जब मोमेंटम किया तो सी आर लर्निंग्स फ्रॉम मोमेंटम, हमको एक समझ आ गया कि मोमेंटम तेजी में बहुत अच्छा करता है, जी, मंदी में बहुत अच्छा करता है बिकॉज वी डू हेजिंग, बट ये साइडवेज मार्केट में स्ट्रगल करता है। ओके, अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता कि सपोज यहाँ पर मैंने एक्स कमाया, नीचे में मैंने वाई बचाया, बट अगर ये साइडवेज मार्केट में जेड लेके जा रहा है मुझसे जो एक्स और वाई से ज़्यादा है, अगर मैं इसको अडॉप्ट नहीं करूँगा तो आई विल बी नोवेयर। क्या इंडिया साइडवेज रह सकता है? आगे जाके रह सकता है। क्या इंडिया ऊपर जा सकता है? जा सकता है। क्या इंडिया नीचे जा सकता है? तीनों हो सकता है। सो हाउ डू आई चेंज माई फ्लैट टेरेन परफॉर्मेंस? So then we change by shifting from momentum to some other philosophy which falls less in a flat market. So in this example, it is not only identifying a new theme to invest. It is very important to understand when to be which theme to invest. As existing established parameter में भी कहाँ पर आपको रहना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम में, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना ही कि हर बार कुछ नया ढूंढना ज़रूरी है। and that will help in rebalancing of the mutual fund Yes, portfolio also. of course. So फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग या मल्टी फैक्टर या आप उसको जो नाम देना दे दो, बट यू नीड टू बी निम्बल इन शिफ्टिंग फ्रॉम वन टू बी, ए टू बी, एंड दैट निम्बलनेस इज ऑल अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट मार्केट इज डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपने मोमेंटम में जैसे एल्गो अपना बना रखा है, एंड दैट बेसिकली ट्रैक्स की, हाउ डज इट ट्रैक द मोमेंटम? प्राइस, वॉल्यूम? प्राइस एंड वॉल्यूम पे ट्रैक करता है, Okay. बट पहले ये देखता है कि मार्केट का रिजिम क्या है, क्या मार्केट अपस्विंग में है, क्या मार्केट डाउन स्विंग में है, क्या मार्केट साइडवेज है। वो रिजिम के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि कितना परसेंटेज अलोकेशन मेरा मोमेंटम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। Okay. सो लेट्स से इफ आई एम वेरी वेरी अग्रेसिव इन द मार्केट, तो उसमें मेरा परसेंटेज अलोकेशन टू मोमेंटम विल बी वेरी वेरी हाई, अपवर्ड्स ऑफ 80-90%। Okay. अगर मार्केट डाउन टर्न में है और मुझे मालूम है कि डाउन टर्न में मोमेंटम इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग फिनोमिना, तो माई परसेंटेज अलोकेशन इन मोमेंटम कम्स डाउन टू बिलो 40-50%। Okay. और जब मार्केट साइडवेज हो जाता है और मुझे पता है कि साइडवेज मार्केट इज अ डेटरेंट टू माय परफॉर्मेंस, सो आई ब्रिंग another factor in play and I give higher weightage to that factor rather than momentum. Okay. So yes, we are a momentum player, but it is very important to understand when are we a momentum player than just being a momentum player for all seasons. So basically momentum investing, it is not replacing the traditional value investing, it is complementing it. It is always a complementing factor. विराज, एक बात बताइए कि यू आर समवन हु इज डीप इनटू द फाइनेंशियल मार्केट्स और आपने एमबीए कैपिटल मार्केट से किया, सो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड? मतलब आपकी फैमिली बिलोंग्स टू अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड? No. So we come from a very humble lower middle class background. एक चॉल सिस्टम में रहते थे जहाँ जॉइंट फैमिली में रहते थे, 8 जन 1 रूम किचन में, वॉशरूम भी बाहर होता था। सो आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, वेरी हम्बल, जहाँ सब लोग मेहनत करते थे घर चलाने के लिए। एंड एक चीज़ बचपन से बहुत क्लियर थी मेरे लिए कि जो भी चैलेंजेस था फैमिली में, जब भी झगड़े होते थे, वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से होता था। देयर वाज ओनली वन सिंगल पॉइंट जिसकी वजह से सब कुछ होता था, वो पैसा था। कि अगर आप पूछो कि ये झगड़ा क्यों हुआ, तो पैसे की वजह से हुआ, ये क्यों हुआ, तो उसकी वजह से हुआ। मतलब दैट वाज द स्कैसिटी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज दैट वी ऑलवेज हैड, और उस स्कैसिटी से रिलेटेड ही नोक-झोंक होती रहती थी। सो बचपन से एक चीज़ बहुत क्लियर था कि ये सॉल्यूशन भी यही है, और उसी के पीछे भागते गया। सो दैट इज द बैकग्राउंड, एंड टिल डेट most of the people in my family are working. Okay. And that is what we believe in, कि सबको काम करना पड़ेगा। Recently couple of, because my parents have now crossed 70, मैंने उनको बोला कि now you need to relax, calm down, slow down। इसके लिए उन्होंने थोड़ा स्लो कर दिया मतलब वो लोग ने स्टेप पीछे लिया in the earnings, but they still are doing something or the other, वो पीछे करते रहते हैं। बट हमेशा फैमिली बैकग्राउंड यही था कि सबको करना पड़ेगा तो ही हम ऊपर आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। तो कैपिटल मार्केट्स इसमें कब आया? मतलब व्हेन डिड यू रियलाइज कि नो, आपको कैपिटल मार्केट्स में जाना, फाइनेंशियल मार्केट्स इज समथिंग दैट इज अट्रैक्टिंग यू, जब आपने एमबीए भी किया? सो व्हाट वाज द स्टार्टिंग So पॉइंट? capital market was always closer to my heart.
मैंने एमबीए इन कैपिटल मार्केट ही स्ट्रीम सिलेक्ट किया था एनएम यूनिवर्सिटी से। मेरे को चॉइसेस मिला था फाइनेंस का, मेरे को चॉइसेस मिला था फैमिली बिजनेस का, बट मैंने कैपिटल मार्केट ही लिया था। सो इट वाज अ न्यू अपकमिंग कोर्स इन द यूनिवर्सिटी, इट वाज गेटिंग एस्टेब्लिश्ड, बट आई वाज सिलेक्टेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड क्लियरली। मुझे कैपिटल मार्केट में इसके लिए जाना था क्योंकि इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी, ऑलवेज। मतलब ऑल्दो हमारे घर पे पैसा नहीं था, बट मेरे डैडी हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहते थे। वो एक शेयर लेते थे, वो फिजिकल शेयर्स आज भी है हमारे पास। वो मैं देखता था तो मैं पूछता था कि क्या है, मतलब तब ये रसीद लगता था, सर्टिफिकेट्स वो आज भी है हमारे पास। एंड द बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली वाज नॉट कैपिटल मार्केट, बट पीपल अराउंड, वी हैड अ लॉट ऑफ कैपिटल मार्केट, यू नो, पीपल अराउंड इन द एक्सटेंडेड फैमिली। सो वो लोग जब बात करते, हम जब उनके घर पे जाए या वो हमारे घर पे आए, तो ये बातें होती रहती थी। तो एक चीज बहुत क्लियर था कि यहाँ पे पैसा बहुत है। कितना है क्या है कभी बचपन में समझ नहीं आया, और इतना मालूम था कि यहाँ पे प्रॉब्लम पैसा है, और ये दिख रहा था कि ये पैसा यहाँ पर सॉल्यूशन भी पैसा ही है। सो वो तरीके से आई वाज ऑलवेज टुवर्ड्स दैट सेगमेंट के यहाँ पे जाना चाहिए मुझे। थोड़ा सा आप कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर अर्ली करियर डेज, जब आप एमबीए करके बाहर आए, सो उस समय हाउ वाज योर फर्स्ट जॉब, क्या रहा, क्या मन में था? पहला जॉब मुझे कैंपस से मिला था। सो थैंक्स टू माय ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल हु सिलेक्टेड मी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आए थे वो लोग इंटरव्यू लेने के लिए, और उसमें भी बहुत फनी स्टोरी है। सो मैं इंटरव्यू देके बाहर निकला एंड आई वाज हेडिंग द प्लेसमेंट कमिटी, और उसमें ऐसा होता है कि आप अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको बता देता है कि यस वी हैव सिलेक्टेड यू, पर उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया वो मोमेंट पे। सो आई एक्चुअली टोल्ड माय प्रोफेसर्स हु वर स्टैंडिंग ओवर देयर कि मुझे एक मिनट वापस अंदर जाना है। मेरे को ये पूछना है कि वो लोग ने मुझे लिया क्यों नहीं, मतलब आफ्टर ऑल द आंसर दैट आई हैव गिवन, आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क देम, एंड आई एक्चुअली वेंट इनसाइड टू आस्क द हेड ऑफ रिसर्च एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन आई डायरेक्ट कि आप क्यों मुझे ऑफर नहीं दे रहे? बोलते नहीं हम आपको ऑफर दे रहे हैं, हमसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि सब लोग को जितना दे रहे उतना दे रहे कि उससे ज़्यादा दे। So that was the story. So it was a very very happy, proud moment for you. Proud, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही कंपनी में अप्लाई किया था कैंपस में। Okay. और ये पहला था, सुबह को 7 बजे हो रहा था, तो मेरे को 50% probability is going out of your hand, and one of the biggest brands who was coming to the campus. So बहुत एक्साइटेड था मैं, और मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने गलतियाँ एक्साइटमेंट में सबसे ज़्यादा की है। सो आई वॉज रनिंग क्रेजी, पूरा दिन रात बैठा रहता था, ऑफिस में काम करता था, सीखता था। वहाँ पे सिखाने का कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशंस ऑफ माय लाइफ वाज क्रिएटेड एट आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड ग्रोइंग। सो चैलेंजेस बहुत थे, ग्रोथ भी बहुत था, और मज़ा भी बहुत आया उधर मुझे। एक क्वेश्चन और मैं इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा, जो आपकी फर्स्ट जॉब थी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, यू आर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स आप आज भी फॉलो करते हैं? आप अपनी कंपनी में लेकर आए हो? 100% करता हूँ। सो जैसे 2 गुरु है मेरे वहाँ पे। सो एक का नाम काजल है, जिसने मुझे सब सिखाया बैंकिंग में, और उनके ऊपर पंकज थे। सो वाज द हेड ऑफ रिसर्च, वी स्टिल द हेड ऑफ रिसर्च देयर। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होता है और मैं उनको थैंक यू नहीं भेजता। मैं उन दोनों को आज भी थैंक यू भेजता हूँ, क्योंकि फाउंडेशन वहाँ से ही बिल्ड होना शुरू हुआ है। एक प्रिंसिपल जो हमेशा वहाँ पे था, जो आज भी है, कि आपका इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क और आउटपुट पे होता है वहाँ पे। ओके, आपका इवैल्यूएशन पूरा, जो मैंने 3.5-4 साल वहाँ पे जॉब किया, सो देयर एवरीथिंग वाज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टुगेदर इन नेचर, बट आपका इवैल्यूएशन वाज हायर ऑन ऑब्जेक्टिविटी एंड लोअर ऑन सब्जेक्टिविटी, और वहाँ पर ग्रोथ का इंजन वाज ऑलवेज ओपन एंड क्लियर टू एवरीबडी, कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे आप ऊपर जाओगे, आप ऐसा ऐसा करोगे तो आप नहीं जाओगे। एंड दैट क्लैरिटी ऑफ माइंड वाज ऑलवेज देयर, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये क्लैरिटी हमेशा रखूँ सबके पास, कि यस सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी दोनों होगा, बट इवैल्यूएशन में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होगा और सब्जेक्टिविटी कम होगा। That's really great, and I think we have had a very good discussion today. But एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत सिंपल है, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, बट है सब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। सो फर्स्ट इज एक्टिव इन्वेस्टिंग या पैसिव इन्वेस्टिंग? ऑलवेज एक्टिव। मोमेंटम या वैल्यू? मोमेंटम।
In the next, for the next 5 years, large cap, mid cap, small cap, मिड कैप, earnings growth या attractive valuations, दोनों नहीं, then द प्राइस, price. Okay. Concentrated portfolio या diversified portfolio, कॉन्सेंट्रेटेड, lump sum investing or systematic investing, ऑलवेज लम सम फॉर मी, market timing, is it a useful skill or a dangerous illusion? द मोस्ट हेल्पफुल स्किल. Okay, I think that is it for today and I thank you very much sir for being here. और जितना आपने आज एजुकेट करा है, अगर सच में मैंने बीच में भी कहा था कि पेपर पेन लेके नहीं बैठी ऑडियंस, तो इसको दोबारा देख लेना चाहिए और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो हेल्प करेंगे. एंड स्पेशली योर पर्सनल मोमेंट्स जो आपने शेयर करे अपनी करियर के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, दैट वाज रियली गुड. I thank you very much for taking out time again. सो थैंक्स टू यू राघव जी कि आपने हमको अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके एक्सप्रेस करने के लिए. आई जस्ट होप एंड प्रे कि किसी एक जन को कोई एक पॉइंट ऐसा मिल जाए जिससे उसका Correct. मार्केट का एक्सपीरियंस चेंज हो जाए, अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए. दैट्स द एफर्ट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू. थैंक यू सर. तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ एक नई पॉडकास्ट में. जय हिंद.